आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सोनिया गांधी ने आज राय बरेली से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। मुस्लिम उलमा और बीजेपी ने कांग्रेस की कारकर्दगी पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी। मुसलमानों और आला जात के हिंदुओं के लिए खोला वादों का पिटारा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं करेगी किसी भी पार्टी से इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दोनों रियासतों में उतारेंगे अपने उम्मीदवार। एनआईए और दिल्ली पुलिस की खींचतान खत्म। अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना मुलजिमीन वक़ात और दीगर 3 को दिल्ली पुलिस की तहवील में दिया। और उत्तर प्रदेश से इस साल भी खादिमुल हज्जाज की रवानगी का इम्कान नहीं। सेंट्रल हज कमेटी से नहीं मिल पा रही है तजवीज को हरी झंडी। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज राय बरेली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी से पहले सोनिया ने खुसूसी पूजा की। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राय बरेली के लोग एक बार फिर उन्हें कामयाब बनाएंगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने अमेठी में किए गए तरक्याती कामों को गिनवाया और कहा कि वो मुनज़्ज़म तरीके से अमेठी की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी के वादों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कांग्रेस के 10 साल दौर इख्तिदार में तरक्की के नाम पर महज सब्ज़बाज़ दिखाए गए। किसी का समर्थन मांगना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की है जो बराबर जिसने की कम्युनल पॉलिटिक्स की है और लोगों को बांटने की राजनीति की है, जिसे डिवाइसिव पॉलिटिक्स कहते हैं, वो कांग्रेस ने बराबर की है। इस 67 वर्षों की इस आजादी के काल में 55 वर्षों से एक समय तक सरकार यदि रही है तो कांग्रेस की सरकार रही है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, न तो आपने इस देश का कोई विकास किया, देश के सामने जो इस समय समस्याओं की बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनका कोई समाधान नहीं किया। जो कुछ भी उन्होंने कहा है हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको देखना होगा कि पिछले 10 सालों में आपने माइनॉरिटीज के लिए और खासकर मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किए हैं और उन्हीं की बुनियाद पर जाहिर सी बात है मुसलमान वोट देगा कि किस पार्टी ने अपनी कौम के लिए और मुल्क के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो जो कुछ भी पिछले 10 सालों में हुआ है वो दुनिया के सामने है। कई ऐसे मुसलमानों के मुतालबात हैं रिजर्वेशन से लेकर के और मजीद डेवलपमेंट तक, जिन इश्यूज को आज तक हल नहीं किया गया है। मस्जिद फतेहपुर सीकरी के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम ने भी कांग्रेस की नुक्ताचीनी कुछ इस अंदाज में की। कि वो मुस्लिम वोट पर ही खड़ी रहती है और पिछले 65 साल में जितना राज किया है कांग्रेस ने वो मुस्लिम वोट पर किया है। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन के मौके पर उनको मुसलमानों की याद आती है। पिछले 5 साल गुजर गए, क्या उन्होंने किसी से बात की? क्या उन्होंने किसी समस्या को सुनने की कोशिश की? क्या उन्होंने किसी का समाधान किया? तो कांग्रेस पार्टी हमेशा यही खेल खेलती है। समाजवादी पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी ने मुसलमानों और इक्तिसादी तौर से कमजोर आला जात के हिंदुओं को रिझाने की कोशिश की है। सरकारी और पुलिस महकमे में पार्टी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया है। इसके साथ साथ दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई का भी उसने मंशूर में बतौर खास तस्करा किया। समाजवादी पार्टी ने इक्तिसादी तौर से कमजोर आला जात को भी अपनी जानिब खींचने की भरपूर कोशिश की है। असल धारे से जोड़ने के लिए इस कमजोर तबके के लिए पार्टी ने सोरन आयोग कायम करने की बात कही है। नेताजी ने पार्टी का मंशूर जारी करते हुए वादों की रेवड़ियां लुटाई। मुसलमानों की मसीहाई का दम भरने वाले मुलायम ने उनकी समाजी, इक्तिसादी और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के अपने अज़्म को दोहराया।
पार्टी ने फिरका वाराना फसादात के इंसदाद के लिए सख्त से सख्त कानून वज़ा करने की भी यकीन दहानी कराई। मुसलमानों को रोजगार में 15% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया। दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए भी पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी। को उनकी आबादी के अनुपात में नौकरियों में आरक्षण का समर्थन करती है तथा सत्ता में आने पर इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करेगी। इसके साथ ही हमारी सरकार मुस्लिम बहुल जनपदों में उर्दू मीडियम स्कूल खोलने, पुलिस व पीएससी भर्ती में 15% मुसलमानों को नौकरी देने, उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था करने तथा आतंकवाद के झूठे आरोपों में जेलों में बंद बेकसूर मुसलमानों को रिहा करने का काम करेगी। 24 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने मंशूर में पार्टी ने तालीम, ज़राअत, किसानों के मसाइल और सेहत पर भी खास तवज्जो देने की बात कही है। पार्टी ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल को खुसूसी दर्जा देने, नक्सलवाद के मसले का हल तलाशने, इनकम टैक्स अदा करने वाले ताजिरों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इंश्योरेंस देने समेत कई वादे किए हैं। पार्टी का कहना है कि अगर मरकज में पार्टी की हुकूमत तश्कील पाती है तो पार्टी 17 पसमानदा जातों को एससी के जुमरे में भी शामिल करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ पार्टी ने इक्तिसादी तौर पर कमजोर आला जात को राहत देने के लिए सवर्ण आयोग तश्कील देने की बात भी कही है। गिरफ्तारी का काम आज 80% मुसलमानों के हाथों में है और मुसलमानों को ज्यादा सुविधा दी नहीं जा रही। उन्हें सुविधा दी जाए तो और हमारा देश समृद्ध हो सकता है। समाजवादी पार्टी इनको गंभीरता से लेती है तो 17 जातियां जो आपकी छोटी छोटी जातियां हैं, चाहे वो नाई हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, मल्ला हो, निषाद हो, भोजी, तेली, तमोरी, ये सब लोग हैं। ये छोटी छोटी जातियां हैं, इनको विशेष सुविधा दे करके आगे बढ़ाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। वो कौन सी ऊंची जातियों में ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीबी की रेखा से भी नीचे चले गए हैं, उनके उत्थान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने प्रावधान किया है अपने चुनाव घोषणा पत्र में। जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण शुरू से ही सभी ने स्वीकार किया कि जो पिछड़ गए हैं और कमजोर हैं उनको विशेष सुविधा देने के लिए आरक्षण करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के मंशूर में जात पात की इक्वेशन और तरक्की के दरमियान तवाजुन कायम करने की कोशिश की गई है। पार्टी ने कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के वादे पर वोटरों को कितना एतबार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर मोहम्मद आजम खान ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के लिए कानूनी माहिरीन से मशवरा किया जाएगा। आजम खान के बयान से सियासी और समाजी हलकों में शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। हमने भी कही थी और नेताजी ने भी कही थी कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश वगैरह में रिजर्वेशन दिया गया है, हम उतना कम से कम जरूर देंगे और वो रिजर्वेशन हम सब यहाँ पर जो कानून के एक्सपर्ट्स हैं, जो माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या समाजी संस्थाओं के अगवा हैं, उन सबको बिठाल कर यहाँ एक बहस कराकर जो ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और हाँ, आपके कंट्रोल में चीज है जो आप दे सकते हैं, उस पर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव पे घोषणाएं कर रहे हैं। जो बात इन्होंने 2012 के मंशूर में कही थी, घोषणा किया था, वो आज भी घोषणा कर रहे हैं। मतलब एक भी कदम उस पर आगे नहीं बढ़ा है। उसके बाद एक तरफ और आप जाकर के भ्रमित करना चाह रहे हैं कम्युनिटी को कि आपको ये लग रहा है काम तो कुछ किया नहीं 2 साल में इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए, सिवाय दंगा फसाद और माइनॉरिटी। आज फ्रैंकली स्पीकिंग जितना समाजवादी पार्टी को लग करके 2012 में वोट दिया था, आज लगभग उतना ही उल्टे दिशा में जा चुकी है। उसको ये लग रहा है किसी को भी जिता देंगे लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वादों का किया जाना और वादों पर अमल करना, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। हमें इस पर कोई ज्यादा परेशानी नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अपने किए वादों पर अमल नहीं किया। अफसोस इस बात का है और तकलीफ इस बात से होगी, लेकिन आजकल जितना कम किया जाए मैं समझता हूँ उतना ही अच्छा है। सोनिया गांधी ने वोटरों को फिरकावाराना खतूत पर मुनक़सिम करने के बीजेपी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इसे भद्दा मजाक करार दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। तेलंगाना में लोकसभा और असेंबली के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त आज जारी किए जाने का कवी इम्कान है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में कांग्रेस सीपीआई के साथ मिलकर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, जबकि टीआरएस और कांग्रेस के बीच मुफाहिमत की उम्मीद खत्म हो गई है। मुल्क के नक्शे पर उभरी 29वीं रियासत तेलंगाना में असेंबली और लोकसभा चुनाव के लिए बुध को एलामिया जारी हो गया। 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2,70,00,000 राय दहिंदों के लिए 29,000 पोलिंग बूथ कायम किए जा रहे हैं। रियासत में सियासी गहमा गहमी पूरे उरूज पर है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त को मुरतब कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आज शाम या उससे कबल असेंबली और लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। ये खबर है कि तमाम सिटिंग अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को दोबारा टिकट दिया गया है। कुछ अरकान के हलकों को तब्दील किया गया है। चौड़ला से नुमाइंदगी कर रहे मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी को इस बार महबूब नगर लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है, जबकि टीआरएस से बरतरफ एमपी विजय शांति जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई हैं, इन्हें मेदक लोकसभा के बजाय असेंबली सीट से टिकट दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नागर कर्नूल से आंध्र प्रदेश पीसीसी के साबिक सदर मल्लू अनंत राम के बेटे मल्लू रमेश को टिकट दिया जा सकता है। याद रहे कि कांग्रेस लीडरान अब भी ये कह रहे हैं कि टीआरएस के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, लेकिन टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के साथ इंतखाबी मुफाहमत से इनकार कर दिया। टीआरएस अपने बलबूते पर तरह मुकाबला करने की कोशिश में जुट गई है। टीआरएस ने भी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त को तैयार कर लिया है। आज या कल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। केसीआर मेदक के गजवेल से असेंबली के लिए मुकाबला करेंगे। तमाम कांग्रेस के साथ सीपीआई का इत्तेहाद तय पाया है। कांग्रेस पार्टी ने सीपीआई के हक में 1 लोकसभा और 9 असेंबली की सीटें छोड़ने से इत्तेफाक किया है। इम्कान है कि सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी नारायणा खम्मम लोकसभा सीट से सीपीआई कांग्रेस इत्तेहादी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। याद रहे कि खम्मम लोकसभा सीट से पहले ही सीपीएम ने मुस्लिम खातून समीना अफरोज को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीपीआई को अलॉट किए गए 9 असेंबली हलकों में महेश्वरम और बहादुरपुरा भी शामिल है। ये भी खबर है कि तेलंगाना में कांग्रेस की टिकटों के लिए बहुत सारे लीडरान उम्मीद लगाए बैठे हैं। टिकट न मिलने पर बेशतर असेंबली हलकों में कांग्रेस को अपने बागी उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। उधर बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज यूपी के गाजियाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। मोदी की रैली के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रैली के मुकाम को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस रैली में तकरीबन 70,000 अफराद शिरकत कर सकते हैं। वाज़ेह है कि गाजियाबाद लोकसभा हल्के से बीजेपी ने साबिक फौजी सरबराह वीके सिंह को मैदान में उतारा है। गुड़गांव लोकसभा हल्के से मुकाबला कर रहे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर योगेंद्र यादव ने खासकर गुड़गांव के लिए पार्टी मंशूर जारी कर दिया। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद योगेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गुड़गांव 3 तरह के इलाकों पर मुश्तमिल है। गुड़गांव के लिए मजमूई तौर पर अब तक काम नहीं हुआ है। सियासी लीडरान ने अलग अलग इलाकों को अपने मुफाद की खातिर ही इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मुकम्मल गुड़गांव की तरक्की के लिए काम करेगी। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र दरअसल 3 अलग अलग तरह के इलाकों, लगभग 3 दुनिया को मिला के बना है। इस इलाके की राजनीति में हर नेता ने, हर पार्टी ने अपने लिए अलग अलग इन 3 में से कोई एक दुनिया चुन रखी है और उसके आधार पर वो अपनी राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी इस इलाके में एक नई तरह की राजनीति लेके आई है, जिसमें हम इन तीनों इलाकों को जोड़ना चाहते हैं। इन तीनों इलाकों को जोड़ के एक गुड़गांव का नया सपना यहां की जनता के सामने हम रखना चाहते हैं। खबरें भी और भी, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने इंतखाबी मैनिफेस्टो में एक बार फिर मुसलमानों को रिझाने और इक्तिसादी तौर से कमजोर आलाजात के हिंदुओं को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश की है। सरकारी व पुलिस महकमे में पार्टी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया। इसके साथ साथ दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई का भी उसने मंशूर में बतौर खास तस्करा किया। नेताजी ने पार्टी का मंशूर जारी करते हुए वादों की रेवड़ियां लुटाई। मुसलमानों की मसीहाई का दम भरने वाले मुलायम ने उनकी समाजी, इक्तिसादी और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के अपने अज़्म को दोहराया।
पार्टी ने फिरका वाराना फसादात के इंसदाद के लिए सख्त से सख्त कानून वज़ा करने की भी यकीन दहानी कराई। मुसलमानों को रोजगार में 15% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया। दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए भी पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी। को उनकी आबादी के अनुपात में नौकरियों में आरक्षण का समर्थन करती है तथा सत्ता में आने पर इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करेगी। इसके साथ ही हमारी सरकार मुस्लिम बहुल जनपदों में उर्दू मीडियम स्कूल खोलने, पुलिस व पीएससी भर्ती में 15% मुसलमानों को नौकरी देने, उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था करने तथा आतंकवाद के झूठे आरोपों में जेलों में बंद बेकसूर मुसलमानों को रिहा करने का काम करेगी। 24 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने मंशूर में पार्टी ने तालीम, ज़राअत, किसानों के मसाइल और सेहत पर भी खास तवज्जो देने की बात कही है। पार्टी ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल को खुसूसी दर्जा देने, नक्सलवाद के मसले का हल तलाशने, इनकम टैक्स अदा करने वाले ताजिरों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इंश्योरेंस देने समेत कई वादे किए हैं। पार्टी का कहना है कि अगर मरकज में पार्टी की हुकूमत तश्कील पाती है तो पार्टी 17 पसमानदा जातों को एससी के जुमरे में भी शामिल करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ पार्टी ने इक्तिसादी तौर पर कमजोर आला जात को राहत देने के लिए सवर्ण आयोग तश्कील देने की बात भी कही है। दस्तकारी का काम आज 80% मुसलमानों के हाथों में है और मुसलमानों को ज्यादा सुविधा दी नहीं जा रही। उन्हें सुविधा दी जाए तो और हमारा देश समृद्ध हो सकता है। समाजवादी पार्टी इसको गंभीरता से लेती है तो 17 जातियां जो आपकी छोटी छोटी जातियां हैं, चाहे वो नाई हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, मल्ला हो, निषाद हो, भोजी, तेली, तमोरी, ये सब लोग हैं। ये छोटी छोटी जातियां हैं, इनको विशेष सुविधा दे करके आगे बढ़ाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। वो कौन सी ऊंची जातियों में ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीबी की रेखा से भी नीचे चले गए हैं, उनके उत्थान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने प्रावधान किया है अपने चुनाव घोषणा पत्र। जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण शुरू से ही सभी ने स्वीकार किया कि जो पिछड़ गए हैं और कमजोर हैं उनको विशेष सुविधा देने के लिए आरक्षण करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के मंशूर में जात पात की इक्वेशन और तरक्की के दरमियान तवाजुन कायम करने की कोशिश की गई है। पार्टी ने कई लोक लुभावन वादे भी किए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के वादे पर वोटरों को कितना एतबार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर मोहम्मद आजम खान ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के लिए कानूनी माहिरीन से भी मशवरा किया जाएगा। आजम खान के बयान से सियासी और समाजी हलकों में शुकूक व शुबहात का इजहार भी किया जा रहा है। चुनाव घोषणा पत्र में पेच था, इस बार के भी चुनाव घोषणा पत्र में पेच है। वादे कृषि के होते हैं, वादे कृषि किसानों के कर्ज माफी के होते हैं, पर जब वादे सतह पर उतरते हैं तो किसानों के कर्ज माफी केवल चाचा के बैंक से होती है। वादे बालिकाओं के उत्थान के होते हैं, विकास के होते हैं, नारे विकास के लगते हैं, पर जब हमारी बेटी उसका कल का नारा होता है, पर जब वो धन राशि होती है तो केवल अल्पसंख्यक बेटी को होती है। भ्रष्टाचार से लड़ने की बात होती है पर जब और जांच कमीशन की बात होती है, पर जब कार्रवाई की बात होती है तो 2 वर्षों में पिछले भ्रष्टाचार को सिर्फ पैसे देने की बात हुई। कृषि और किसान की बात आज भी घोषणा पत्र में मुलायम सिंह जी ने सबसे पहले कहा, जीडीपी दर बढ़ाने की कहा, किसानों को संरक्षण देने की बात कही, पर किसान आयोग बनाने की बात की, कृषि के मूल्य निर्धारक की बात की, 2 वर्षों में हुआ नहीं। तो पिछले वादे जो किए थे उनकी पूर्ति नहीं हुई, नए वादों की पोटली के सहारे वो है। और मूल बात यह है कि जब ये सरकार बनाने के लड़ ही नहीं रहे हैं, सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए लड़ रहे हैं, और यह सत्ता की चाबी जब उनके पास आएगी और सामने सीबीआई होगी तो कितना कारगर होगी यह तो समय बताएगा। ये कौम को बेवकूफ बना करके मुसलमानों का वोट लेने का सिवाय साजिश के उसमें ये चैंपियन है, माहिर हैं। ये इसी तरीके का वादा और इसी तरीके का ऐलान करके कौम को बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान इनके किसी भी छलावे और किसी भी बहकावे में आने वाला है। असेंबली के वक्त भी समाजवादी पार्टी ने अपना जो मंशूर जारी किया था
اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سے وعدے کیے گئے تھے. وعدوں کا کیا جانا اور وعدوں پر عمل کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہمیں اس پر کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے کہ سماجوادی پارٹی نے اپنے کیے ہوئے وعدوں پر عمل نہیں کیا. افسوس اس بات کا ہے اور تکلیف اس بات سے ہے کہ اس کے تمام لیڈران اپنے تمام انتخابی جلسوں میں اس بات کا اعلان بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہوں نے 2012 میں جتنے وعدے کیے تھے ان سب کو عملی شکل دے دی ہے، جس کا کہ حقیقت سے دور دور. سلطانپور سے بی جے پی کے امیدوار ورن گاندھی نے یہاں کی عوام سے انوکھی مانگ کر ڈالی ہے. ورن نے کہا ہے کہ عوام انہیں اتنی بڑی جیت دلائیں کہ اس کی گونج دیش اور دنیا میں محسوس کی جا سکے. عوام سے خطاب کرتے ہوئے ورن نے کہا کہ آپ لوگ یہ امید نہ کریں کہ میں روز آپ لوگوں کے درمیان رہوں گا. جیتنے کے بعد ہر مہینے 3 دن میں آپ لوگوں کے درمیان رہوں گا. اس دوران ورن نے یہ بھی کہا کہ اچھی قیادت نہ ملنے کی وجہ سے ضلع ترقی نہیں کر سکا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. امید کا چناؤ، آشاوادی چناؤ، چاہے آپ کسی بھی دھرم کے ہو یا آپ کسی بھی جات کے ہو، میں آپ کی رکشا کروں، آپ کے مان سمان کا دھیان رکھوں. ہم لوگوں کو بھائیوں کچھ کر کے دکھانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس بار آپ لوگ کیول مجھے جیت نہ دیں، آپ لوگ مجھے اپنا وشواس اور مجھے اتنی بڑی جیت دیں کہ اس کی گونج پورے دیش اور دنیا میں محسوس ہو. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ کبھی جس کا نام سن کر چمبل علاقے میں لوگوں کی روح تک کانپ جاتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو جاتے تھے، آج کل انتخابی ماحول میں اسے بھی آپ چناوی رنگ میں دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں، ڈاکو ملخان سنگھ نے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ کے ہمراہ لوگوں سے ووٹ مانگا اور نریندر مودی کو وزیر اعظم بنانے کی اپیل بھی کر ڈالی. دیش میں تہلکہ مچائے ہوئے ہیں، پورے بھارت میں تہلکہ مچا ہوا ہے اور نریندر مودی پرائم منسٹر جب بنے گے تو وشواس رکھیے یہ بھارت کا ایک دم پل کھل جائے گا اور دیش کا وکاس ہوگا. بہت بڑی سمسیا ہوگی. دوسری بات، ہمارے جو ڈاکٹر بھاگیرتھ پرساد جی جو ہے بہت سلجھے ہوئے ہیں، بہت مہان ہے، بہت بدھمان ہے. یو پی کے لکھیم پور کھیری ضلع میں چاٹ کھانے سے تقریباً 50 افراد بیمار ہو گئے ہیں. لوگوں کو ہیضے کی شکایت کے بعد مختلف اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا. اس دوران سی ایم او نے اسپت مقام پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا. بیماروں کو ایمبولینس کے ذریعے ضلع اسپتال سمیت دیگر کئی اسپتالوں میں بھرتی کروایا گیا. کئی لوگوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے. ابتدائی جانچ میں فوڈ پوائزننگ کی بات بھی سامنے آئی ہے. آندھرا پردیش کے گورنر ای ایس ایل نرسمہا نے 2 مارچ کو ہوئے پی جی میڈیکل انٹرنس امتحان 2014 کو منسوخ کر دیا ہے. سی آئی ڈی تحقیقات میں مبینہ بے قاعدگیوں کا معاملہ سامنے آنے کے بعد گورنر نے امتحان کی منسوخی کے احکامات جاری کر دیے. واضح رہے کہ رینک حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی بدعنوانی سامنے آئی ہے. سی آئی ڈی بروکرز اور طلبہ کو گرفتار بھی کر چکی ہے. گوا کی ایک مقامی عدالت نے بدھ کو اجازت منظور کی ہے کہ تہلکہ کے بانی ایڈیٹر ترون تیجپال آج اپنی بیمار والدہ سے مل سکتے ہیں. عدالت نے تیجپال کو والدہ سے ملنے کی اجازت تو دے دی، لیکن یہ اجازت سخت شرائط پر بھی مبنی ہے. تیجپال پولیس گھیرے سے باہر نہیں جا سکتے اور والدہ کے علاوہ کسی دوست یا کسی رشتہ دار سے ملاقات تک نہیں کر سکتے. واضح ہے کہ ترون تیجپال ساتھی خاتون صحافی پر جنسی حملہ کرنے کے الزام میں گوا کی ایک جیل میں محروس ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کروڑوں روپے کے نیشنل رورل ہیلتھ مشن گھوٹالے کے سلسلے میں یو پی کے سابق وزیر بابو سنگھ کشواہا اور دیگر کے 7 کروڑ روپے کے اثاثوں کو منجمد کر دیا ہے. ای ڈی نے منی لانڈرنگ قوانین کے تحت یہ کارروائی کی ہے. اس کیس کے سلسلے میں سی بی آئی کشواہا کے خلاف جانچ بھی کر رہی ہے. بابو سنگھ کشواہا کو اس کیس کا اہم ملزم مانا جا رہا ہے. سہارا چیف سبرت رائے کو عبوری ضمانت پر رہائی کے لیے سیبی کے پاس 10,000 کروڑ روپے جمع کرنے ہوں گے. سبرت رائے کی ضمانت کی ازداج پر سنوائی کرتے ہوئے جسٹس کے ایس رادھا کرشنن اور جسٹس جے ایس کھیہر پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ احکام جاری کیے. سہارا چیف کو 5,000 کروڑ کی رقم نقد اور باقی 5,000 کروڑ کے لیے بینک گارنٹی دینی ہوگی.
اور اب کچھ بین الاقوامی خبریں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے فوجی اڈے فورٹ ہوڈ پر فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فائرنگ فورٹ ہوڈ کے قریب واقع کارل آرڈرنل میڈیکل سینٹر پر کی گئی ہے۔ فائرنگ کی اطلاع پاتے ہی ہنگامی حالات سے نپٹنے والا عملہ فورٹ ہوڈ پہنچ گیا۔ واضح ہے کہ سال 2009 میں اسی فوجی اڈے پر کی گئی فائرنگ میں 13 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ Fluid right now, but my national security team is in close contact with not just the Defense Department but the FBI. They are working with folks on the ground to determine exactly what happened, to make sure that everybody is secure. And I want to just assure all of us that we are going to get to the bottom of exactly what happened. Any shooting is troubling. Obviously, this reopens the pain of what happened at Fort Hood 5 years ago. ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری شمالی افریقہ کے دورے پر الجیرس پہنچ گئے ہیں۔ الجیرس کے وزیر خارجہ رامتانے لممارا نے وہاں ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر خارجہ رامتانے لممارا کے ترجمان عبید العزیز شریف نے بتایا کہ کیری کے اس دورے کے دوران ساحل سہارا علاقے کا مسئلہ اہم موضوع ہوگا۔ قابل غور ہے کہ 2011 سے ساحل سہارا کا علاقہ پرتشدد کارروائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ الجیرس میں 17 اپریل کو صدارتی انتخابات بھی ہونے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ موجودہ صدر عبدالعزیز بوتفلقہ کو اس بار سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ وہیں دوسری جانب الجیرس کی میڈیا نے کیری کے دورے کے موقع محل پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ عراق میں عام انتخابات سے پہلے تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز پر کل کیے گئے حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ایک خودکش بم بردار نے خود کو شمالی عراق کے آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر کے گیٹ کے باہر اڑا لیا۔ اس دھماکے میں کم از کم 6 فوجی ہلاک اور 14 زخمی ہوئے۔ ادھر کرکک میں دوسرے دھماکے میں بھی 6 فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے، جبکہ کتھ اور موصل میں کیے گئے دھماکوں میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ واضح ہے کہ عراق میں 30 اپریل کو عام انتخابات ہونے ہیں۔ القاعدہ نے یمن کے عدن ضلع میں فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملکین میں زیادہ تر ملیٹنٹ بتائے جا رہے ہیں۔ فوجی ہیڈ کوارٹر کی عمارت ساحلی ضلع کے تواہی علاقے میں واقع ہے، جو کہ سخت سیکیورٹی والا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں کیے گئے 3 بم دھماکوں کی ذمہ داری ایک غیر معروف جہادی تنظیم انجد مصر نے قبول کر لی ہے۔ تینوں دھماکے قاہرہ یونیورسٹی کے کیمپس کے باہر ہوئے۔ تیسرا دھماکہ پہلے 2 دھماکوں کے 2 گھنٹے بعد اس وقت کیا گیا جب حفاظتی دستے پہلے 2 دھماکوں کی تفتیش ہی کر رہے تھے۔ ان حملوں کا نشانہ ان پولیس اہلکاروں کو بنایا گیا جو کہ معزول صدر محمد مرسی اور ان کی کالعدم تنظیم اخوان المسلمین کے حامی طالب علموں کی جانب سے تقریباً ہر روز کیے جا رہے مظاہروں کے پیش نظر علاقے میں تعینات کیے گئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے 2 دھماکوں میں پولیس کا 1 بریگیڈیئر جنرل اور 1 شہری ہلاک، جبکہ 3 سینئر پولیس اہلکار اور 4 شہری زخمی ہو گئے۔ بلٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔